हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का PW नर्सिंग कॉलेज प्रेप के इस खूबसूरत से बैच में। तो यार, दिस इज़ मी हिमानी। तो बेटा, आज हम एक ऐसा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम उस सब्जेक्ट के बारे में बेसिक चीज़ें जानेंगे कि उसका एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या क्या उस सब्जेक्ट के बारे में आता है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी रहेगी कि हम उसको कैसे पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट को। तो बेटा, जो हम सब्जेक्ट आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में आता है। फर्स्ट सेमेस्टर में हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। इस सब्जेक्ट का एक ही एग्जाम होता है, बट जो इसके सेक्शन आते हैं ना एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के, वो अलग अलग आते हैं। लाइक आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे, ये आपका आएगा सेक्शन फर्स्ट, जिसमें आपका क्या आएगा, एनाटमी आएगा, ठीक है। फिर आपके ना इसमें एनाटमी के ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपका क्या आएगा, सेक्शन सेकंड आएगा, सेक्शन बी आएगा, उसमें आपके फिजियोलॉजी के आएंगे। जैसे फिर आएगा आपका सेक्शन बी, इसमें आपका आता है फिजियोलॉजी। एग्जाम तो आपका एक ही होगा, एग्जाम आपका एक ही होगा 6 मंथ में, जब आपका फाइनल एग्जाम होगा एग्जाम एक ही आएगा। बट इस तरीके से सेक्शन में आएगा कि सेक्शन फर्स्ट में आपका एनाटमी आ गया, एंड सेक्शन जो बी आएगा उसमें आपका फिजियोलॉजी आएगा। ओके। और क्या होता है इसमें कि हम जो इसको पढ़ेंगे डिटेल में, जो हम पढ़ेंगे इसको अकॉर्डिंग टू INC के सिलेबस पढ़ेंगे। INC क्या होता है, एक इंडियन नर्सिंग काउंसिल होता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटी है उनको क्या करती है, रेगुलाइज करती है। तो वो नर्सिंग के लिए एक अपना सिलेबस देती है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में, आप कॉलेज में, वहाँ से आपको एक सिलेबस मिलेगा, नहीं तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं INC की साइट में जाके। और सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब तुम्हारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम होंगे या फिर तुम्हारे एकेडमिक एग्जाम होंगे ना फाइनल, वो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगे। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारी जो जितनी भी टॉपिक्स आपके होंगे वो सारे क्लियर करेंगे कि किसके अकॉर्डिंग आता है, आपका INC के अकॉर्डिंग, ठीक है। INC क्या है आपका, INC है आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, INC के अकॉर्डिंग हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे। ओके। INC ने जो सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग हम सारे टॉपिक्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं दैट इज योर एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। तो बेटा, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में। एग्जाम का सबसे ज़्यादा वेटेज है, और सबसे ज़्यादा टफ अगर बच्चों को कोई सब्जेक्ट लगता है वो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ही है। तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, हम आपको बिल्कुल एकदम इजी वे में मैं इसको पढ़ाऊंगी। आपको आपको बिल्कुल बेसिक से हम एकदम एडवांस में जाएंगे, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक हम पढ़ेंगे यहाँ पे, बेसिक से एकदम एडवांस जाएंगे। आप ये मत सोचना कि मैम स्टार्टिंग में ही हमें डिफिकल्ट कुछ पढ़ा देगी जो आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताऊंगी। पहले जो भी एनाटमी की बेसिक चीज़ें होती है ना वो हम पढ़ेंगे डिटेल में, उसके बाद में एडवांस में जाऊंगी। बिकॉज अगर मैंने आपको कोई भी एडवांस चीज़ पढ़ा दी आपकी बिल्कुल समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके फिर एडवांस में जाएंगे। बिकॉज और ये सब्जेक्ट को ना बहुत टफ बच्चे समझते हैं, बिकॉज में काफ़ी स्ट्रक्चर आते हैं। अगर आप एग्जाम में देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर बनाने को आएगा, आपको फंक्शन लिखने को आएंगे, आपको बहुत से ज़्यादा डायग्राम बनाने को होंगे। तो हमने इसको कैसे पढ़ना है, हमें बार बार रिवीजन करना है। जैसे आपको मैं एक लेक्चर पढ़ा के गई, आपने वो लेक्चर देख लिया, आपने समझ लिया, फिर आप अपना सिलेबस निकालेंगे, आप अपने नोट से उसको रिवाइज करेंगे। बिकॉज आपने अगर रिवीजन नहीं किया तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा और एग्जाम तक आप उसे भूल जाएंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बार बार रिवीजन करना ही पड़ेगा। बिना रिवाइज करे आपको ये सब्जेक्ट याद नहीं होगा। तो जैसे ही आप लेक्चर देखते हैं आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि इसमें क्या था क्या नहीं था। आप अपनी बुक्स लीजिए, जो भी आपके पास एनाटमी की बुक है उससे पढ़िए, जो आपने नोट्स बनाए हैं
इसको देख के उन नोट्स को रिवाइज़ करिए। जब आप इसको बार-बार रिवाइज़ करेंगे तब आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी याद रहेगी, बिकॉज़ जब आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठोगे तब भी आपको याद रहेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने एग्ज़ाम दिया और आपको भूल जाना है इसे। नहीं, बिकॉज़ आप जब सेकंड ईयर में जाएँगे, आप एमएसएन पढ़ेंगे, तो आपको यही यही चीज़ें, अगर कार्डियोवास्कुलर की डिज़ीज़ आएँगी तो आपको उसकी नॉर्मल एनाटॉमी तो पता होनी चाहिए, बिकॉज़ टीचर बार-बार आपको नहीं पढ़ाएगा। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में उसको पढ़ लेंगे तो आपके लिए सेकंड ईयर में वो चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाएँगी। तो फर्स्ट ईयर में आप जब इसको बार-बार रिवाइज़ करेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएँगे, तो ये आपको ये चीज़ें याद होने वाली है, वरना आपके दिमाग से निकल जाएँगी ये चीज़, ठीक है? तो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ही आप लेक्चर देखेंगे, आप इसको बार-बार रिवाइज़ कीजिए, सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिए मत पढ़ो। सिर्फ़ एग्ज़ाम देना है इसलिए मत पढ़ो, आपको फ्यूचर के लिए भी वो चीज़ें याद रहनी चाहिए, आप उसको समझो। मैं उसको समझाऊँगी आपको कि कैसे चीज़ें हो रही है। आपको रटना नहीं है, आप हम क्या करते हैं, हम रट लेते हैं चीज़ों को। हमें रटना बिल्कुल नहीं है चीज़ों को, हमने सिर्फ़ पढ़ना है, ठीक है? हमने उसको समझना है कि कैसे हो रहा है वो चीज़, कैसे वो चीज़ें चल रही हैं। मैं आपको समझाऊँगी एकदम बेसिक एग्ज़ाम्पल को देख के, ठीक है? तो हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, आज हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है? एनाटॉमी की बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। तो टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारे क्या-क्या टर्म आते हैं। अब मैं तुम्हें जैसे सीधा सिस्टम पढ़ा दूँ तो आपको पता ही नहीं है कि एनाटॉमी क्या होती है, आपको पता ही नहीं है फिजियोलॉजी क्या होती है, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या-क्या टर्म आते हैं। तो बेसिक जो एनाटॉमी है हमारी, बेसिक एनाटॉमी के अंदर कौन-कौन से सिस्टम आते हैं, एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, आज वो हम सारा लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद ही हम अपने सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारा नेक्स्ट सिस्टम होगा, ठीक है? तो आज हम पहले देखेंगे सबसे पहले कि हमारा क्या होता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है। एनाटॉमी एंड उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से सिस्टम होते हैं, एनाटॉमी के अंदर कौन कौन से सिस्टम हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ पोजीशन, पोजीशन जो होती है उनको एनाटॉमी में क्या बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कैविटीज़ कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद हम कुछ डायरेक्शनल टर्म पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ प्लेन्स देखेंगे, हमारी बॉडी में कौन कौन से प्लेन्स होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मूवमेंट क्या होते हैं, जो मूवमेंट होते हैं उसको एनाटॉमी में क्या बोलते हैं। सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर कि हमारी एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, कौन कौन से सिस्टम हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर आते हैं, कौन कौन सी पोजीशन होती है, उनको हम एनाटॉमी में क्या बोलते हैं, कुछ डायरेक्शनल टर्म होते हैं, हम उसको हम क्या बोलते हैं एनाटॉमी में। ओके, सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है? तो आज हम अपने स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला है हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, हमें पहले उसके बारे में तो पता हो कि एनाटॉमी है क्या। अब आप लोगों ने पूरा सिस्टम पढ़ लिया, सब कुछ आपने पढ़ लिया, पर आपको यही नहीं पता कि एनाटॉमी क्या होती है। मैम, आपको हमको तो यही नहीं बताया आपने कि एनाटॉमी है क्या। तो पहले हम बेसिक चीज़ें पढ़ लें कि व्हाट इज़ एनाटॉमी, व्हाट इज़ फिजियोलॉजी। हम एनाटॉमी के अंदर क्या पढ़ेंगे एंड फिजियोलॉजी के अंदर क्या पढ़ेंगे। बच्चों, इसको कुछ कुछ लोग एनाटॉमी भी बोलते हैं, ये आपका कॉल है कि आपको किस चीज़ में कंफर्टेबल है, एनाटॉमी में है या एनाटॉमी में है, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है? एनाटॉमी क्या है, एक ऐसी ब्रांच है साइंस ऑफ दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है? अब इसको अच्छे से समझेंगे क्या है एनाटॉमी, क्या है, एक ऐसी ब्रांच है हमारी साइंस की जिसपे हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन हम हो गए, जो हमारी बॉडी है, जो इसके स्ट्रक्चर बने हैं, ठीक है? जो हमारे स्ट्रक्चर है ना, जैसे हमारी आई है, अब तुमने देखा होगा हमारी आई एकदम इक्वल है, हमारी ईयर एकदम इक्वल है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में है, ठीक है, जो सारे स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में, मेरे हैंड है, मेरा ब्रेन है, मेरा हार्ट है, मेरी किडनी है, ये सारे स्ट्रक्चर की स्टडी हम किस में करते हैं, एनाटॉमी में करते हैं, कि कैसे हमारे स्ट्रक्चर बने हैं, कैसे मेरी आई बनी है, आई की कौन सी सेल आई में प्रेजेंट होती है, मेरा हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितने वॉल हैं, उसमें कितनी लेयर हैं, ये सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं, एनाटॉमी के अंदर। तो एनाटॉमी क्या है, जिसमें हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं। किन के स्ट्रक्चर की, ह्यूमन बॉडी की।
बेसिकली हम किसके स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं? ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की। ह्यूमन बॉडी कौन है? हम लोग। हमारी बॉडी कैसे बनी, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर कैसे बने, मेरा ब्रेन कैसे बना है, मेरी ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर कितनी कितने उसके टाइप्स हैं, ब्रेन के अंदर कौन कौन सी प्रोटेक्टिव लेयर आती है, ये सब कुछ हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? अपने एनाटमी के अंदर। तो एनाटमी हमारी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं कि वो कैसे बना है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि व्हाट इज इट, कि वो है क्या, कि वो है क्या। अगर मैंने बोला कि मेरा हार्ट है, तो मेरा हार्ट क्या है, मेरा हार्ट क्या है, इसके बारे में हम किस में स्टडी करते हैं? एनाटमी में। समझ में आ गया? मे बी सबको क्लियर हो गया कि एनाटमी वर्ड क्या है, एनाटमी टर्म क्या है। बिकॉज आप ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, आपको जब आपका वाइवा होगा, कभी कभी एग्जामिनर वाइवा में भी पूछ लेता है कि एनाटमी क्या है, या कभी कभी आपके एग्जाम में डेफिनेशन भी आ जाती है कि व्हाट इज एनाटमी। तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि एनाटमी क्या है हमारी। इट इज़ अ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की हम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? वही जो ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, हाउ दे फंक्शंस, कैसे वो फंक्शन कर रहे हैं। अब मैंने हार्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है, मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा। अब मैं देखूंगी कि वो करता क्या है, व्हाट इज डज, कि वो करता क्या है मेरी बॉडी में, उसका कुछ तो फंक्शन होगा ना। अगर मेरी बॉडी में, जैसे मैंने बोला आई है, तो आई का काम क्या है? देखना किसी भी चीज़ को। अगर मेरे पास आई नहीं है तो मैं देख नहीं पाऊंगी। ठीक है, आई का काम क्या है? देखना। जैसे मैं हैंड्स की मूवमेंट कर रही हूँ, तो हैंड्स मेरी काम हो गया। उसके बाद मैंने बोला कि मेरा ब्रेन का काम क्या है, तो हमने क्या बोला? ब्रेन क्या करता है? कंट्रोलिंग सिस्टम और ऑफ आवर बॉडी, वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमने देखा एंडोक्राइन का काम क्या है, उसमें कुछ ग्लैंड्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो भी क्या करती हैं? विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम, वो भी हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है। फिर हमने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसका फंक्शंस क्या है। हमने बोला कि वो डाइजेशन में हेल्प करता है, जो भी हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। तो फिजियोलॉजी मतलब क्या है? हाउ दे फंक्शन, वो जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शंस कैसे कर रहे हैं, उनका फंक्शंस क्या है, वो हमारी बॉडी में क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों टर्म आपको समझ में आ गए कि हमने क्या बोला? एनाटमी क्या है हमारा, हमने क्या बोला? स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, और इसमें हमने क्या बोला? इसमें क्या कर रहे हैं हम? फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं, फंक्शंस की स्टडी कर रहे हैं, किसके? ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। आई थिंक ये दोनों वर्ड, जो दोनों टर्म है, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, बिकॉज इसी से हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो आपको सब्जेक्ट तो पता होना चाहिए कि मैम हम जो पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट का मतलब क्या है। अगर आपने बोला कि आज मैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ के आया, अगर किसी ने पूछ लिया कि क्या है एनाटमी, तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, जिसमें हम स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं। जो भी ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं, उनका जो भी स्ट्रक्चर है वो कैसे बन रहा है, उसकी स्टडी हम एनाटमी में कर रहे हैं। और हाउ दे फंक्शंस, वो कैसे फंक्शंस कर रहे हैं, उनका फंक्शंस क्या है, वो हम किस में पढ़ रहे हैं? अपना फिजियोलॉजी में पढ़। ओके, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा ह्यूमन बॉडी कैसे बने। अब हमने बोल तो लिया कि हम ह्यूमन बॉडी की फंक्शन और स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम ह्यूमन बॉडी क्या है, क्या बन रही है, उसको कैसे बन रही है। वैसे इस लेक्चर को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बट यहाँ पे मैं तुम्हें क्योंकि आज टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ, तो हम कुछ ना कुछ डिटेल्स थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेके जाएंगे। तो हमने बोला सबसे पहले हमारा सेल होता है। सेल क्या है? हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये आप बचपन से पढ़ रहे हैं, जब भी आपने बायोलॉजी की क्लास ली होगी, जब आप अपने कॉलेज में होंगे, स्कूल में होंगे, तो आपको पता होगा कि सेल क्या है? कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी की कितनी स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको कि हम नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है, वो इतनी स्मॉल है। तो सबसे पहले एक सेल होती है, ठीक है। सेल क्या करती है? जब ग्रुप ऑफ सेल मिलते हैं, ठीक है, एक डायग्राम से मैं इसको समझाऊंगी तुम्हें। देखो बेटा, ये सबसे पहले हमारी सेल आती है, ठीक है, ये हमारी सेल है, एक सिंगल सेल, एक सिंगल सेल आई हमारी। ठीक है, सेल ने क्या किया? ग्रुप ऑफ सेल जब मिले उन्होंने टिश्यू फॉर्म किया। सेल क्या? हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, सेल को हमने क्या बोल दिया? क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट।
स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब इतनी छोटी यूनिट है हमारी बॉडी की, इतनी स्मॉल है कि जिसको हम नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है। तो वो उससे ही हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है। जो हमारी बॉडी का बेस है, जिसको हम ब्लॉक्स बोलते हैं, जिससे हमारी ह्यूमन बॉडी बन रही है, वो क्या है? हमारा सेल है, सिंगल सेल। ठीक है, सिंगल सेल क्या करती है? सिंगल सेल मिलके क्या करती है? हमारे टिश्यू फॉर्म करती है। ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यू जब मिलते हैं, जब हमारे क्या हुआ? ग्रुप ऑफ सेल मिले, उन्होंने क्या फॉर्म किया? हमारा टिश्यू फॉर्म किया। यहाँ तक क्लियर है कि एक सिंगल सेल थी, जो बहुत सारे सेल मिले, बहुत सारे सेल इकट्ठा हुए, तो उन्होंने क्या बना दिया? हमारा टिश्यू बना दिया। टिश्यू बना दिया। जब बहुत सारे टिश्यू मिले हमारे एक साथ, जब टिश्यू सारे मिले, तो उन्होंने क्या बना दिया? हमारा ऑर्गन बना दिया। ये ऑर्गन दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है ना? हमारा स्टमक है ये। तो जब बहुत सारे हमारे टिश्यू मिले, उन्होंने क्या बना दिया? हमारा एक ऑर्गन बना दिया। जब बहुत सारे हमारे ऐसे ही छोटे छोटे ऑर्गन मिले, उन्होंने हमारा एक सिस्टम बना दिया। जैसे हमने बोला, इन्होंने बना दिया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इन्होंने बना दिया। फिर हमने बोला मैम कि बहुत सारे जब ऑर्गन्स मिले, उन्होंने एक सिस्टम बनाए। जब बहुत सारे सिस्टम मिले, उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म बनाए, मीन्स हम, उन्होंने एक ह्यूमन बॉडी बना दी पूरी। तो ह्यूमन बॉडी कैसे बनी है? बेसिकली छोटी सी सेल से बनी है। एक छोटी सी सेल आई, जब एक छोटी सी सेल आई, वो क्या हुई? टुगेदर हुई। बहुत सारे सेल एक साथ मिले, ग्रुप ऑफ सेल एक साथ मिले, तो उन्होंने क्या फॉर्म किया? टिश्यू फॉर्म किया। फिर आपने बोला कि मैम टिश्यू तो फॉर्म हो गए, अब ऑर्गन कैसे बना? ऑर्गन तो बताओ। फिर हमने बोला जब ग्रुप ऑफ टिश्यू एक साथ मिले, बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिले, तो हमारा एक ऑर्गन बना। ऑर्गन जैसे हमारे किडनी हो गया, हमारा हमने बोला जैसे ये स्टमक हो गया, ब्रेन हो गया, ये सब बन गए। उसके बाद आपने बोला कि मैम चलो ऑर्गन तो बन गया, पर सिस्टम कैसे बना? जब बहुत सारे ऑर्गन मिले, ऑर्गन जैसे हमने बोला कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा स्टमक मिला, हमारी इंटेस्टाइन मिली, स्मॉल लार्ज इसोफिगस, सब कुछ मिला। ये सब कुछ ने मिलके एक सिस्टम बना दिया, जिसको हमने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक सिस्टम की बात हुई। वैसे हमने बोला ब्रेन मिला, ब्रेन में हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिले, उन्होंने नर्वस सिस्टम बना दिया। हमारा हार्ट मिला, हार्ट और वेसल्स मिले, तो उन्होंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बना दिया। तो ऐसे हमारा सिस्टम बन गया। फिर हमने बोला कि मैम सिस्टम तो बन गया, अब जब बहुत सारे सिस्टम मिले, कार्डियोवास्कुलर मिला, स्केलेटल मिला, साथ में हमारा रीनल सिस्टम मिला, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मिला, ये सारे सिस्टम मिले, तो उन्होंने क्या करा? एक ह्यूमन बॉडी बना दी। जैसे मैं तुम, ठीक है, हम लोग हैं जैसे, उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म बना दिया, जिसको हमने क्या बोला? जैसे तुम लोग हो, जैसे मैं हूँ, वैसे ही उन्होंने क्या कर दिया? एक पूरी ह्यूमन बॉडी बना दी, जिसको हम क्या बोलते हैं? आज जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो समझ में आ गया कि हमारी ह्यूमन बॉडी बनी कैसे। अगर आपको किसी ने बेसिकली पूछ लिया कि तुम ह्यूमन बॉडी की स्टडी तो कर रहे हो, स्ट्रक्चर की स्टडी तो कर रहे हो, पर वो बेसिकली बनी कैसी है? बट सेल, और जो सेल है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल कैसे बनती है, सेल क्या है, सेल के कैसे वो बनी, कैसे वो डिस्कवर्ड हुई, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ देख लेते हैं कि हमारा अनाटमी में आता क्या क्या। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि ह्यूमन बॉडी बनी कैसे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है, उसमें कौन कौन से सिस्टम आते हैं। मैम आप ये तो बताइए कि मैम हमारी ह्यूमन बॉडी में सिस्टम कौन कौन से आते हैं। तो मैं आपको एक बहुत इजी वे में समझाऊंगी कि आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी वे में हम समझेंगे कि आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी उनको याद करने में, आप ऐसे याद कर लोगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमें प्रोटेक्ट कौन करता है, तो हमने देखा हमें प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारी स्किन है। अगर हमें कोई भी चीज़ बाहर से आ रही है, तो हमें प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? हमारी स्किन प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, उसके बाद हमने बोला, तो स्किन से अगर हम बात करते हैं, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम पहला सिस्टम हो गया। तो हमने क्या बोला? पहला सिस्टम हमारी स्किन है, तो ये हो गया हमारा पहला सिस्टम। ठीक है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम आ गया, जो हमें प्रोटेक्ट करता है। फिर हमने बोला कि मैम हमें बोन्स भी तो प्रोटेक्ट करती है। आपने बोला कि मैम बोन्स भी तो हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो बोन्स अगर हमें प्रोटेक्ट करती है, तो हमारा दूसरा सिस्टम आ गया, जिसको हमने क्या बोला? स्केलेटल सिस्टम। दो सिस्टम हो गए। फिर आपने बोला कि मैम हमें मसल्स भी तो प्रोटेक्ट करती हैं। मसल्स भी तो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, किसी भी इंजरी होने से मसल्स भी हमें प्रोटेक्ट कर रही है। तो आपने बोला मैम कौन सा सिस्टम आ गया? हमने बोला मस्कुलर सिस्टम आ गया। तीन सिस्टम आपने यूं याद कर लिया ना याद? कोई प्रॉब्लम हुई आपको? आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आपको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, कौन कौन से सिस्टम आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला प्रोटेक्शन में? सबसे पहले हमने बोला कि स्किन,
तो स्किन में क्या आता है हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। तो फर्स्ट हमारा हो गया इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। फिर आपने बोला मैम बोन्स हमें प्रोटेक्ट करती है, तो हमारा कौन सा सिस्टम आ गया, स्केलेटल सिस्टम आ गया। फिर आपने बोला मैम मसल्स भी हमें प्रोटेक्ट करती है, तो हमारा कौन सा सिस्टम आ गया, मस्कुलर सिस्टम आ गया। 3 सिस्टम जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, समझ में आ गया। उसके बाद हमने बोला कि हमारी बॉडी में कुछ ट्रांसपोर्ट का काम होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें ट्रांसपोर्ट भी होती है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारी रेस्पिरेटरी में आ रही है, बट वो हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंच रही है, हमारी किडनी तक कैसे पहुंच रही है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक कैसे पहुंच रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है ना। अब हमने बोला जो ब्लड है वो हमारा हार्ट पंप कर रहा है, पर ब्लड तो हमारे ब्रेन तक भी जा रहा है, ब्लड तो मेरी फीट तक भी जा रहा है, तो कौन उसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो हमारी बॉडी में कुछ ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होते हैं जो हमारी बॉडी में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हमने बोला मैम कौन सा सिस्टम, तो हमने बोला वस्कुलर सिस्टम। वेसल्स क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करती है। तो हमने बोला कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कहाँ है भाई तुम्हारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये है तुम्हारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। 3 सिस्टम हो गए थे, चौथा सिस्टम आपका आ गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसके बाद हमने बोला कि मैम जो हमारे गैसेस हैं वो कहाँ आ रही है, ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, एल्वेलाई कर रहा है ना, एल्वेलाई तो भेज रहा है। तो हमने बोला मैम रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारे क्या कर रहे हैं, गैसेस का, एक लेक्चर कैसे भी, मैं एक काम करती हूँ, लेक्चर खत्म। तो हमने क्या बोला कि उसके बाद हमने बोला कि मैम हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज कर रहा है, वो भी तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना। तो कौन सा सिस्टम आ गया आपका, कहाँ है भाई तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, 5वां सिस्टम हो गया तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हमने बोला कि मैम हमारी जो लिम्फ है, ठीक है, लिम्फ में हमारी आरबीसीज होती हैं, ठीक है, तो वो भी तो क्या करती है, हमारे ब्लड को लेके जाती है ना, वो उसमें भी तो ब्लड रहता है, तो वो भी क्या कर रही है, हमारे एक्सचेंज कर रही है ना, वो भी तो ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है। तो हमने क्या बोला, तीसरा सिस्टम कौन सा आ गया, लिम्फेटिक सिस्टम। तो कहाँ है भाई तुम्हारा लिम्फेटिक सिस्टम, ये सिस्टम आ गया। तो हमारे कितने हो गए थे, 5, ये आ गया आपका, आ गया 6 सिस्टम। 6 सिस्टम तुम्हें ऐसे याद हो गए। सबसे पहले प्रोटेक्शन याद रखना है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट याद रखना है। अब हमने बोला कि मैम हमारी बॉडी में कंट्रोल का काम होता है, हमारी बॉडी को कोई कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी ऐसे तो नहीं चलती ना, हमारी बॉडी में कंट्रोलिंग सिस्टम होता है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो हमने बोला कि मैम 2 हमारी बॉडी में ऐसे सिस्टम है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। आपने बोला मैम कौन कौन से सिस्टम है, मैंने बोला एक हमारा नर्वस सिस्टम है, दूसरा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है। एक हमारा नर्वस सिस्टम है, एक हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है। नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स की हेल्प से क्या करता है, कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से, हार्मोन की हेल्प से कंट्रोल करता है। तो कहाँ है भाई तुम्हारे 2 सिस्टम, ठीक है, ये आपका आ गया कार्डियोवास्कुलर हो गया, ये रहा आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये रहा आपका एंडोक्राइन सिस्टम। हो गए आपके 8 सिस्टम, हो गए आपके 8 सिस्टम। उसके बाद हमने बात करा कि मैम हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन का काम भी होता है, हमारी बॉडी में एक्सक्रीट भी तो होती है ना चीज़ें। ऐसे तो नहीं ना मैंने खाना खाया, खाना मेरे पेट में नहीं, बाहर भी निकलता है खाना। अब मैंने पानी पिया, यूरिन नहीं बन रहा है, यूरिन बन रहा है, बाहर निकल रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो है मेरी बॉडी में वो बाहर निकल रहे हैं ना। तो बाहर एक्सक्रीशन का काम भी मेरी बॉडी में होता है, बाहर भी निकलती हैं चीज़ें वेस्ट। अगर किसी फैक्ट्री में कोई सामान बन रहा है तो ऐसा तो नहीं होगा ना वहाँ पे वेस्टेज नहीं होगा, वेस्ट भी होता है, तो वेस्ट भी तो निकालते हैं ना बाहर। तो हमने बोला कि मैम हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन का काम भी होता है। अब बोलेंगे मैम कौन से सिस्टम है जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, मैंने बोला 2 ऐसे सिस्टम है। एक हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये रहा, डाइजेशन करता है, ये डाइजेशन करके बाहर निकलता है। तो ये आपके हो गए 9 सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आपने बोला विद द हेल्प ऑफ यूरिन, कौन सा सिस्टम बाहर निकल रहा है, यूरिनरी सिस्टम, जिसको हम रीनल सिस्टम भी बोलते हैं। तो कहाँ है भाई तुम्हारा यूरिनरी सिस्टम, ये हो गए आपके 10 सिस्टम, हो गया। कोई कुछ डिफिकल्टी थी सिस्टम याद करने में। उसके बाद आपने बोला कि मैम हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन भी तो होता है, रिप्रोड्यूस का काम भी तो करती है हमारी बॉडी, देखो कितनी अच्छी है। बेटा अब तुम्हें ये टफ लगती है, अपनी बॉडी के बारे में पढ़ना कुछ टफ है, ये बताओ। हम अपनी बॉडी कितनी इंटरेस्टिंग वे में मैंने तुम्हें समझा दिया, तुम्हें ये भी समझ आ गया कि मेरी बॉडी में प्रोटेक्शन भी होता है, तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि मेरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी हो रही चीज़ें, तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि मेरी बॉडी में एक्सक्रीशन भी हो रहा है, मेरी बॉडी में कंट्रोल भी हो रहा है। वाह, मेरी बॉडी में तो सब कुछ हो रहा है।
ये सब तुम्हें समझ में आ गया। उसके बाद हमने बोला कि हमारी बॉडी में ये कैपेसिटी भी है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, वो रिप्रोडक्शन कर सके। तो आपने बोला मैम कौन सा सिस्टम है, मैंने बोला रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो हम कहाँ रहा भाई तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये रहा तुम्हारे 11 सिस्टम। हमारी बॉडी में टोटल 11 सिस्टम होते हैं जो मैंने कंप्लीट कर दिए। यूं तुम्हें कुछ डिफिकल्टी हुई नहीं, ऐसा तो नहीं हो ना कि मैंने नाम बताया कि नर्वस सिस्टम होता है, कार्डियोवास्कुलर होता है, हाँ ब्लड वाला होता है, और तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ऐसे तो नहीं हुआ ना। मैंने तुम्हें डिटेल में समझाया और इजी वे में समझाया, तो तुम्हें बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं हुई। कि हमने बोला कुछ प्रोटेक्टिव सिस्टम होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, फिर हमने बोला कि कुछ हमारे कंट्रोलिंग सिस्टम होते हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, फिर हमने बोला कुछ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं चीज़ों को, फिर हमने बोला कुछ एक्सक्रीशन के सिस्टम होते हैं जो हमारी बॉडी के वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, फिर हमने बोला कुछ रिप्रोडक्टिव के सिस्टम होते हैं जो हमारी बॉडी में रिप्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को। हो गई सिस्टम, 11 सिस्टम कंप्लीट हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर होगा कि हमारी बॉडी में 11 सिस्टम होते हैं जिनको याद करने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। तो बेटा ऐसे ही जो भी हम लेक्चर पढ़ेंगे वो ऐसे ही पढ़ेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजी वे में उनको याद कर लो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने इतने अच्छे से तुम्हें समझाया है। देख लो, जैसे मैंने बोला एंडोक्राइन में ग्लैंड्स आती है, इंटेग्यूमेंट्री में आपके स्किन के बारे में आप पढ़ोगे, ये तो आप डिटेल में पढ़ लोगे। आगे जब आपके एक एक चैप्टर आएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे कि सिस्टम के अंदर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, के बाद हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस क्या होता है। बेटा होम्योस्टेसिस को हम आराम से समझेंगे। होम्योस्टेसिस के लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आपने कभी तराजू देखा, तराजू जिसमें चीज़ों को तोलते हैं, तुमने देखा होगा तराजू तब तक ऊपर नीचे करता रहता है जब तक उसमें चीज़ें बैलेंस ना हो जाए। जब उसमें दोनों चीज़ें एक साथ ना हो जाए तब तक वो ऐसे 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 करता रहता है ना। जैसे ही उसमें चीज़ें एकदम साथ आती है ना तो वो यूँ हो जाता है, यूँ। तराजू इसलिए होता है ना तोलने के लिए कि आपको अगर आपको आटा तोलना है तो आप दूसरी साइड क्या रखोगे, उतना ही केजी का सामान रखोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये इतना केजी है। जब उतना केजी का सामान रखोगे, वरना वो ऊपर नीचे होता रहता है। सेम होम्योस्टेसिस की प्रोसेस भी हमारी बॉडी में होती है। होम्योस्टेसिस मतलब बैलेंस करना चीज़ों को, हमारी बॉडी में चीज़ों को बैलेंस करना। लाइक अगर मेरा टेम्परेचर 37 है तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा, चाहे बाहर का टेम्परेचर 50 हो जाए, चाहे बाहर का टेम्परेचर 40 हो जाए, पर मेरी बॉडी में उसी रेंज में टेम्परेचर को मेंटेन करने को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस बोलते हैं। जैसे हमने क्या बोला कि तराजू हमने सामान रखा, जब तक वो एक रेंज में ना आ जाए तब तक वो ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे ही वो एक सेम रेंज पे आ जाता है ना कि इधर भी उधर भी, तो वैसे ही क्या हो जाता है, वो इक्वल हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि इतना वेट इसमें है ना। कभी बोलते नहीं कि तुम्हारे वेट के जितना सोना तोलना है हमें, तुम्हारे वेट के जितना पैसा तोलना है, तुम तराजू में ही तो रखते ना कि इतने वेट का, जैसे ही उसके वेट का पैसा हो जाता है वो बैलेंस हो जाता है, वरना ऊपर नीचे होता रहेगा। सेम होम्योस्टेसिस भी हमारी बॉडी में होता है कि हमारी बॉडी में चीज़ें बैलेंस रहे, चाहे बाहर चाहे इंटरनली, जो एक्सटर्नली वहाँ पे कितने चेंजेस आ जाए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कितने चेंजेस आ जाए, पर हमारी बॉडी में जो चीज़ें हैं वो स्टेबल ही रहे। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या है होम्योस्टेसिस मीन्स keeping the body internal environment stable even the outside changes। मैंने यही आपको समझाया कि बाहर आउटसाइड कितने भी चेंजेस आ जाए पर हमारी बॉडी इंटरनली उसको क्या रखना, स्टेबल रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या है 37 है, तो वो क्या होगा 37 ही रहेगा, चाहे बाहर मैंने बोला 40 हो जाए। आप गर्मियों में देखते होगे ना कि बाहर का टेम्परेचर 50 हो गया, तो क्या हमारी बॉडी का टेम्परेचर 50 हो जाता है? अगर हमारी बॉडी का 50 हो गया तो हम तो नहीं रह पाएंगे, हमें तो हाइपरथर्मिया हो जाएगा, वो भी सीवियर, नहीं हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमारी बॉडी में एक रेंज फिक्स है। जैसे मैंने बोला जो मेरे बॉडी का बीपी है वो 120/80 mm ऑफ Hg होना चाहिए। ठीक है, ये रेंज फिक्स है मेरी बीपी की, ये रेंज फिक्स है। अगर इससे ज़्यादा मेरा बीपी जाता है तो हम हाइपरटेंशन बोल देंगे, अगर इससे कम जाता है तो हम हाइपोटेंशन बोल देते हैं। पर ऐसा कब होता है, जब हमें कोई डिजीज़ कंडीशन होती है। अगर मुझे हाइपरटेंशन है तो उस डिजीज़ कंडीशन में होगा ना, अगर मेरी बॉडी में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो किसी डिजीज़ की वजह से हो रहे, किसी पैथोजन की वजह से हो रहे, पर ऐसा नहीं हो रहा। नॉर्मली अगर हमारी बॉडी का अगर मेरी जो बॉडी है उसका बीपी थोड़ा बढ़ता है तो वो स्टेबल आ जाता है। जैसे सिग्नल जाएगा तो मेरे ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है जो हमारे बैरो रिसेप्टर, जो हमारे बीपी को मेंटेन करने का काम करता है। जैसे टेम्परेचर है तो हमारा हाइपोथर्मस करता है उसे, जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है।
तो जैसे ही हमारी बॉडी का थोड़ा-सा टेम्परेचर ये नॉर्मल स्टेट चली है, क्योंकि हम नॉर्मल बात करें, कोई डिज़ीज़ की बात नहीं कर रही। कोई डिज़ीज़ आएगी तो कोई पैथोजन आएगा तो वो तो ऑटोमेटिकली फिर हमें ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा तभी होगा। नॉर्मल कंडीशन में कभी-कभी हमारा थोड़ा-सा हम गर्म हो जाते हैं ना, मैं गर्मी से आ रही हूँ, तो एकदम से मेरा टेम्परेचर हाई थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। पर ऐसा तो नहीं है कि वो बढ़ा रहेगा, नहीं वो थोड़ी देर बाद स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर वो कैपेसिटी है या मेरी बॉडी के अंदर वो मैकेनिज़्म है कि वो क्या कर लेते हैं, उसको स्टेबल कर लेते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं। तो ये जो होम्योस्टेसिस है वो हमारे 2 मैकेनिज़्म पे काम करता है। इसको हम अच्छे से समझेंगे कि 2 मैकेनिज़्म कैसे काम करते हैं। एक पॉज़िटिव मैकेनिज़्म, एक नेगेटिव मैकेनिज़्म। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो हमारा होम्योस्टेसिस है वो 2 मैकेनिज़्म पे काम करता है। एक आपका आता है पॉज़िटिव मैकेनिज़्म, एक पॉज़िटिव पे काम करता है जो क्या होता है, रेयर होता है बहुत। एक करता है हमारा नेगेटिव मैकेनिज़्म। ठीक है? जो क्या होता है, बहुत मोस्ट कॉमन यही होता है। मोस्ट कॉमन जो होता है हमारी बॉडी में वो यही होता है, कौन सा, नेगेटिव मैकेनिज्म। अब इसको अच्छे से समझिए कि नेगेटिव नेगेटिव मैकेनिज्म क्या होता है। जैसे हमारी बॉडी में कोई भी चीज़, कोई स्टिमुलस आया, कोई भी स्टिमुलस हमारी बॉडी में आया, ठीक है, मानो मेरी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से हाई हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, इंक्रीज हो गया मेरी बॉडी का टेम्परेचर। उसके बाद क्या है, एक रिसीवर आएगा। हमारी बॉडी में रिसीवर होता है ना, नर्व सेल्स होते हैं जो रिसीव करते हैं कि मेरी बॉडी एकदम से गर्म हो गई, मेरी बॉडी का टेम्परेचर हो गया, तो हमारी बॉडी में क्या आएगा, रिसीवर आएगा। जैसे हमने बोला कि हमारे फ़ोन में जैसे मैसेज आता है ना, तो रिसीवर कौन है, मैं देख रही हूँ ना उसको, रिसीवर आया तो उस टाइम क्या आता है, एक रिसीवर आता है। फिर रिसीवर मान लो हमारे नर्व सेल्स हो गए। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या बोला, रिसीवर आ गया। अब उसने क्या कर दिया, मैसेज भेज दिया। ठीक है, अब एनालाइज होगा, जो कंट्रोल करेगा, ठीक है, उस चीज़ को जो कंट्रोल करेगा, मैसेज का सॉल्यूशन भी तो आएगा ना। मैसेज आ गया, मैंने देख लिया, अब मुझे उसको सॉल्यूशन भी तो देना ना। आपने मुझे कोई मैसेज किया कि मैम ये वाला टॉपिक समझा दो, आप क्या थे, आपने स्टिमुलस दिया मुझे, मैम मैसेज समझा दो, मैंने रिसीव कर दिया। अब वो मैसेज कैसे समझाना है, वो कौन है, मैं हूँ, तो उस चीज़ को एनालाइज भी तो करना पड़ेगा। तो वैसे ही ये मैसेज क्या करा, रिसीव करा, और उन्होंने हाइपोथैलेमस को दे दिया। हाइपोथैलेमस को दे दिया, जो कंट्रोल करता है हमारे टेम्परेचर को। ठीक है, तो ये मैसेज कहाँ गया, हमारे हाइपोथैलेमस के पास। तो क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे टेम्परेचर को। ओके, कंट्रोल करता है टेम्परेचर को। अब हाइपोथैलेमस ने देखा क्या हो गया हमारी बॉडी में, क्या हुआ, ब्रेन ने बोला हाइपोथैलेमस को, टेम्परेचर बढ़ गया है, भाई अपना काम करो, तुम्हारा काम है रेगुलेट करना, तुम क्या कर रहे हो। जैसे मैं बोलूंगी ना कि भाई तुम्हारा काम था ये असाइनमेंट बनाने का, क्यों नहीं बनाया तुमने, तो वैसे ब्रेन ने बोला हाइपोथैलेमस क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ गया है बॉडी का, उसको कम करो, उसको बैलेंस करो, तभी हमारी बॉडी सर्वाइव कर पाएगी। वो एक ही रेंज पे रहना चाहिए, वो 37 पे रहना चाहिए। 38 39 हमें नहीं चलेगा, हमें नहीं चाहिए हमारी बॉडी में 39 38, क्योंकि 39 38 होगा तो हमारे ऑर्गन काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको वही रेंज चाहिए। वो 37 से ऊपर होते ही वो काम करना बंद कर देंगे, वो हलचल मच जाएगी, क्या हो गया क्या हो गया। जैसे अगर हम तुम्हारी क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, अगर 41 आ गया तो तुम्हारी क्लास में हलचल जाएगी ना, कौन है हमारी क्लास में, टीचर बोलेगी कौन है 41, कौन है 41, 41 कौन है। हमारी क्लास में तो एक रेंज फिक्स है कि 40 रहना चाहिए। वैसे ही हमारी बॉडी में भी 37 रेंज फिक्स है, वो जैसे ही 38 होगा तो वो आउटकम बन जाएगी। तो ब्रेन बोलता है कंट्रोल करो, तो हाइपोथैलेमस ने मैसेज रिसीव करा, कंट्रोल कर दिया। कंट्रोल करते ही उसने मैसेज भेज दिया सेंडर कि कंट्रोल हो गया, उसने मैसेज भेजा और हमारी बॉडी में वो चीज़ें कंट्रोल हो गई। ठीक है, तो उसने वैसे ही ये जो टेम्परेचर बढ़ा था, कंट्रोल करके इस टेम्परेचर को क्या कर दिया, कम कर दिया, या फिर इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया जितना वो होना चाहिए। अब इसमें नेगेटिव मैकेनिज्म क्या था, बढ़ रहा था उसको कम किया। नेगेटिव मैकेनिज्म ये था, हर बार यही होगा, अगर कम हो रहा है तो उसको ज़्यादा करेंगे, अगर ज़्यादा है तो उसको कम करेंगे। जैसे हमने कुछ मीठा खा लिया, हम पार्टी में गए, हमने बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया,
ठीक है, अब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, वैसे 70 टू 100 होना चाहिए, अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो हमने क्या करा, जो हमारा पैनक्रियाज है उसको मैसेज किया, ब्रेन ने बोला पैनक्रियाज को, भाई इंसुलिन बनाओ, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ गया है, हमें इतना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 100 तक चाहिए, ये बढ़ गया है। तो इंसुलिन ने पैनक्रियाज ने क्या करा, इंसुलिन बनाया, इंसुलिन बनाया, और इंसुलिन ने क्या करा, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर दिया, उसको 70 टू 100 में कर दिया। तो क्या था, नेगेटिव था। अगर कम होगा, अगर 70 से कम हो गया तो वो क्या कहेगा, ग्लूकागोन को कहेगा, ग्लूकागोन को कहेगा भाई ब्लड शुगर लेवल कम हो गया, रिलीज करो ग्लूकोज, कम हो गया, हमें इतना नहीं चाहिए, हमारी बॉडी क्या हो गई, वीक होने लग जाएगी। तो वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये क्या होता है, हमारे नेगेटिव मैकेनिज्म होता है, नेगेटिव मैकेनिज्म भी काम करता है हमारा बॉडी। मोस्ट कॉमन हमारी बॉडी में यही होता है, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा या टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यही चीज़ें हमारी बॉडी में मोस्ट कॉमन हमारी बॉडी में नेगेटिव मैकेनिज्म ही होता है। अब पॉजिटिव मैकेनिज्म क्या होता है मैम, नेगेटिव तो आपने समझा दिया, पॉजिटिव बहुत रेयर होता है। लाइक जैसे किसी मदर का चाइल्ड बर्थ हो, कि चाइल्ड बर्थ पे है मदर, ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्शन चाहिए यूट्रस के लिए, लाइक जैसे चाइल्ड बर्थ है, ठीक है, अब हमें यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, तभी तो बेबी बाहर निकलेगा ना। हमें यूट्रस पे कॉन्ट्रैक्शन कराने, तभी तो बेबी बाहर निकलेगा, जितने कॉन्ट्रैक्शन होंगे, जितना पुश होगा, बेबी बाहर निकलेगा। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीटोसिन चाहिए। हमने ब्रेन को बोला कि हमें ऑक्सीटोसिन दो, भाई ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, ठीक है, तो ब्रेन क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन को, ऑक्सीटोसिन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब यहाँ पे देखो स्टिमुलस मिला, कॉन्ट्रैक्शन आए, बट ब्रेन क्या कर रहा है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज ही कर रहा है। पहले स्टिमुलस मिल रहा था, ब्रेन क्या कर रहा था, उसको कम कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीटोसिन रिलीज है, पर ब्रेन क्या करेगा, और करेगा और करेगा और करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव मैकेनिज्म चाहिए। अगर उसने ऑक्सीटोसिन को कम कर दिया तो बेबी तो बाहर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्शन चाहिए भाई, हमें कॉन्ट्रैक्शन चाहिए अपने यूट्रस में, क्योंकि बच्चा बाहर निकलना है। यहाँ पे अगर नेगेटिव मैकेनिज्म पे काम कर लिया तो ऑक्सीटोसिन कम हो जाएगा और बेबी बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव मैकेनिज्म मतलब वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता रहता है, करता रहता है, चाहे उसको कितना स्टिमुलस मिल जाए। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्शन मिलना था तो नेगेटिव मैकेनिज्म में क्या होना था, कॉन्ट्रैक्शन मिलते ही ऑक्सीटोसिन को कम होना था, बट यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, क्योंकि हमें बढ़ाना है। तो हमारी बॉडी देख रहे हो कितने अच्छे से काम करती है, जहाँ बढ़ाना है वहाँ बढ़ाएगी, जहाँ कम करना है वहाँ कम करेगी। तो नेगेटिव मैकेनिज्म मीन्स क्या है कि कोई भी चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है अगर स्टिमुलस मिल रहा है। बट पॉजिटिव मैकेनिज्म क्या है, जैसे ही उस चीज़ को स्टिमुलस भी मिल रहा है, पर हमें पता है, हमारे ब्रेन को पता है कि अभी ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, तभी बेबी बॉर्न हो पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव मैकेनिज्म पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होमोस्टेसिस में क्या है, जो हमारी बॉडी है वो दो मैकेनिज्म पे काम करती है, एक है हमारा पॉजिटिव मैकेनिज्म, एक हमारा नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ एनाटमी। एनाटमी कौन कौन सी टाइप्स की होती है, तो पहले हम बात करते हैं ग्रॉस एनाटमी की। ठीक है, ग्रॉस एनाटमी क्या होती है, ग्रॉस एनाटमी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर विजिबल विदाउट माइक्रोस्कोप, जो चीज़ें विदाउट माइक्रोस्कोप की हमें दिख रही हैं। जैसे हमने, ये तुम याद करोगे जब मैंने बोला था कि सेल क्या है जिसको हम बिना बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, बट यहाँ पे ग्रॉस एनाटमी में क्या करते हैं, जिन स्ट्रक्चर को हम बिना माइक्रोस्कोप के देख रहे हैं, बिना, जो लार्ज स्ट्रक्चर हैं, उनकी स्टडी हम किस में करते हैं, तुम्हारा ग्रॉस एनाटमी में। जैसे हमारे ऑर्गन्स हो गए, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे मेरा स्टमक है, मेरा हार्ट है, मेरा ब्रेन है, वो दिख रहे हैं ना, हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत थोड़ी है ना, अगर हम देखते हैं तो उसको दिख जाता है ना, उसको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत तो नहीं है। तो जितने भी लार्ज हमारे, जितने भी लार्ज ऑर्गन्स होते हैं या लार्ज स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी स्टडी हम किस में करते हैं, ग्रॉस एनाटमी में। देन आपका आता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब जिनकी स्टडी के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड है, लाइक हमारे टिश्यू और सेल। सेल और टिश्यू हमें ऐसे नहीं दिखते, अगर तुम सोचोगे कि मैं ऐसे काट के देख लूँ तो नहीं दिखेंगे, वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी की, इतना स्मॉल है कि इसको हम देख ही नहीं सकते नेक डाई से। ठीक है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, माइक्रोस्कोप की नीड होती है।
ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सरफेस एनाटॉमी, मतलब जब हम सरफेस, जो चीज़ें सरफेस पे है पर उनका लिंक क्या है, डीप है। जैसे मेरी आई है, आई मेरी सरफेस पे है, ठीक है, यहाँ पे मेरी सरफेस पे है, पर इसका लिंक अंदर तक है ना, ऐसा तो नहीं कि सब बाहर ही बाहर लगी हुई है, नहीं, इसका लिंक क्या है, अंदर तक है। वो चीज़ें हैं तो सरफेस पे, पर उनका लिंक क्या है, डीप तक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी, मीन्स क्या होता है, जब हम कंसेप्शन में होते हैं, जब हम अपनी मदर के वूम में होते हैं, वहाँ से लेकर जब हम अडल्टहुड पे आ जाते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, हमारा स्ट्रक्चर कैसे बढ़ रहा है। अब इतने बड़े तो हम नहीं थे जब हम अपनी मॉम की वॉम में थे, तो हम इतने बड़े तो नहीं थे ना, हम मदर की वॉम में हम छोटे थे। तो वहाँ से यहाँ तक हमारा कैसे डेवलपमेंट हुआ, वो हम किस में स्टडी करते हैं, डेवलपमेंटल एनाटॉमी में। ओके, क्लियर हो गया। पहला था ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, फिर आपका आया, उसके बाद आपका आया सरफेस एनाटॉमी, फिर आपका आया डेवलपमेंटल, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजी की बात। अगर हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या है, सेल फिजियोलॉजी, मतलब सेल के फंक्शंस क्या है, किसकी स्टडी कर रहे हैं, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ सेल, सेल क्या कर रहा है। उसके बाद हमने देखा कि ऑर्गन की फिजियोलॉजी, किसी ऑर्गन की फिजियोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं। लाइक जैसे मैंने देखा कि मेरा हार्ट एक ऑर्गन है, मेरी किडनी एक ऑर्गन है, तो किडनी का काम क्या है, जैसे हमने बोला फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड फिल्टर ऑफ यूरिन, जो भी वेस्ट है उनको फिल्टर करेगी और यूरिन को फॉर्म करेगी, ये हमारे किसका काम है, ऑर्गन का काम है। तो वही हम किस में स्टडी करती है, ऑर्गन फिजियोलॉजी में। उसके बाद हमने देखा सिस्टम, कि एक सिस्टम क्या कर रहा है, जैसे मैंने देखा कि मेरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या करता है, उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, सिस्टम फिजियोलॉजी में। फिर हमने देखा पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी मतलब क्या है, कि अगर मेरी बॉडी में कोई पैथोजन की एंट्री हो गई है, अभी नॉर्मल काम करिए, जब मेरी बॉडी में कोई पैथोजन की एंट्री हो गई है, तब मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, उस टाइम पे मेरी बॉडी कैसे फंक्शन करती है। लाइक मेरे रेस्पिरेटरी का काम है इनहेल और एक्सहेल का काम करना। तुमने देखा होगा जब हमें कोल्ड हो जाता है, ठीक है, कोई पैथोजन की एंट्री हो जाती है ना, तब हमारा पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। तो वो कैसे काम हो रहा है, उस टाइम पे कैसे फंक्शन चेंज हो रहे हैं, उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, आपके पैथोलॉजी में। उसके बाद आता है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, मतलब जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ डायरेक्शनल टर्म्स आते हैं, ठीक है। डायरेक्शनल टर्म मतलब, डायरेक्शन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का कहीं जाना। उन टर्म्स को हम एनाटॉमी में क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बोल दिया, हमें उसमें बोलते हैं ऊपर नीचे इधर उधर, तो ये तो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है ना, पर एनाटॉमी में इनके कुछ टर्म्स होते हैं, उसी से हमें इनको बोलना होता है। ये आप जब पूरी एनाटॉमी पढ़ोगे ना, या आप अभी आप क्लिनिकल जाओगे, या आप जितना भी आप आगे स्टडी करोगे, अभी तो आपका बेसिक चल रहा है, तो आपको ये टर्म्स सुनाई देंगे, तब आपको पता होना चाहिए कि टर्म्स का मतलब क्या होता है। ये सारे टर्म्स आपको तब सुनाई देंगे। तो फर्स्ट आपका आता है सुपीरियर, सुपीरियर मतलब कोई भी चीज़ ऊपर। सुपीरियर से याद रखना, सुपीरियर हम बोलते हैं ना कि ये तो तुम्हारा सुपीरियर है या तुम्हारा सुपर सीनियर है। सुपर मतलब हमेशा ऊपर होता है, अगर कोई भी चीज़ मेरे ऊपर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द हेड इज सुपीरियर टू द चेस्ट, जो हेड है वो मेरी चेस्ट से क्या है, सुपीरियर है। द हेड इज सुपीरियर टू द चेस्ट, जो मेरा हेड है वो मेरी चेस्ट से सुपीरियर है, मतलब ऊपर है। कभी आपको लोकेशन पूछ ले कि चेस्ट कहाँ पे है या चेस्ट के अबव क्या है, तो आप क्या बोलोगे, हेड है। उसके सुपीरियर कौन है, हेड है। उसके बाद हमने बोला इन्फीरियर, इन्फीरियर मतलब बिलो या नीचे, सुपीरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर मतलब नीचे या बिलो। क्लियर हो गया। तो हमने क्या बोला, द फूट इज इन्फीरियर टू द नी, जो मेरी नी है, ठीक है, जो मेरी नी है उससे मेरे फूट क्या है, सुपीरियर है, मतलब नीचे है। समझ में आ गया, इन्फीरियर मतलब नीचे, सुपीरियर मतलब ऊपर। उसके बाद हमने बोला एंटीरियर, एंटीरियर मतलब आगे, ये मेरा क्या इंटीरियर पार्ट है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, द स्टर्नम इज एंटीरियर टू द स्पाइन, ये मेरी स्पाइन है पीछे, इसके इंटीरियर क्या है, स्टर्नम। यहाँ पे एक बोन होती है जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। तो स्टर्नम क्या है, इंटीरियर टू माई स्पाइन, मेरी स्पाइन के आगे है। और अगर मैं ये बात करूंगी कि जो स्पाइन है वो पोस्टीरियर टू दी स्टर्नम, तो मेरी जो स्पाइन है वो किसके पोस्टीरियर है, मेरे स्टर्नम के, मतलब पीछे है। इंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, कोई भी चीज़ पीछे है, तो मेरी स्पाइन का है, मेरे पीछे है, यहाँ है मेरी स्पाइन, और मेरे स्टर्नम का है, मेरे आगे है। स्टर्नम जो हमारी चेस्ट बोन होती है उसको हम स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। ये चार वर्ड्स आपको समझ में आ गए, सुपीरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर मतलब नीचे, एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है, ये मैं वर्ड्स ये आपको दिखा देती हूँ, ये हम पिक्चर्स में देखेंगे। ये देखो, ये है आपका सुपीरियर, सुपीरियर मतलब क्या है, अबव,
कोई भी चीज अगर अबव है मतलब ऊपर है उसको हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर है। अब ये देखो ये है आपका इंफीरियर, इंफीरियर मतलब क्या हो गया, बिलो, ठीक है। बिलो को हम क्या बोलेंगे, इंफीरियर, मतलब कोई भी चीज हमारे नीचे है। उसके बाद हमने बोला इंटीरियर है, इंटीरियर देखो ये आपका इंटीरियर है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे ये आपका इंटीरियर पार्ट है ये वाला, और ये आपका पोस्टीरियर पार्ट है, ये है आपका पीछे वाला पार्ट, ये पोस्टीरियर हो गया और दैट इज योर इंटीरियर पार्ट। उसके बाद आता है आपका प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, ठीक है। डिस्टल और प्रॉक्सिमल को कैसे याद रखना है, प्रॉक्सिमल में से पी हटाना है। ये देखो प्रॉक्सिमल जो है ना आपका ये वाला, बस इस पी को याद रखना है आपने, प्रॉक्सिमल्स का पी लेना है और इसको याद रखना है पास। डिस्टल का आपको डी लेना है, इसको याद रखना है दूर, ठीक है। जो पास है वो है प्रॉक्सिमल, जो दूर है वो डिस्टल। अगर मैं बोलूंगी जो मेरी एल्बो है वो मेरी क्या है, प्रॉक्सिमल टू माय शोल्डर, ठीक है। जो मेरी एल्बो है वो मेरी प्रॉक्सिमल के पास है, एंड जो मेरी रिस्ट है वो मेरे शोल्डर से डिस्टल है, मतलब दूर है, ठीक है। एल्बो क्या हो गई, मेरी शोल्डर के पास हो गई। अगर आपको बोलेंगे शोल्डर के प्रॉक्सिमल कौन है तो आप बोलोगे एल्बो है। अगर आपको पूछेंगे शोल्डर के डिस्टल क्या है तो आप बोलोगे रिस्ट है जो दूर है। फिर आपको बोलेंगे रिस्ट के प्रॉक्सिमल कौन है, आप बोलोगे एल्बो है। आपको पूछेंगे रिस्ट के प्रॉक्सिमल कौन है तो आप बोलोगे शोल्डर है। समझ में आ गया, जो पास है वो क्या है, प्रॉक्सिमल है, जो दूर है वो क्या है, डिस्टल है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने बोला एक वर्ड आता है मीडियल। मीडियल मतलब आपको समझ में आ गया ना, मीडियल मतलब बीच में, ये वाला बीच वाला, जो अगर मैं इक्वली इसको कट करूं तो बीच में जो चीज आ रही है वो क्या है, हमारा मीडियल है। क्लियर हो गया यहाँ तक कि हमने क्या बोला, सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे, इंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, प्रॉक्सिमल मतलब पास पास, डिस्टल मतलब दूर दूर। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्या बोला, मीडियल मतलब बीच में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे कुछ एनाटॉमिकल रीजंस होते हैं, ठीक है। जैसे जब तुम स्केलेटल सिस्टम पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएंगे कि हमारा एक एक्सियल स्केलेटल होता है, मतलब एक एक्सियल पार्ट होता है, एक एपेंडिकुलर पार्ट होता है। एक्सियल मतलब जो भी चीज़ बीच में आ रही है, सेंटर में आ रही है। जैसे आप जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ोगे तो आपको आएगा एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल मतलब कोई भी चीज़ बीच में, पेरिफेरल मतलब जो चीज़ इधर उधर है। तो वैसे ही हमारा क्या होता है, जो हमारा एक्सियल सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे हम समझेंगे दैट इज योर एक्सियल सिस्टम। ये जो बीच में आ रहा है, जैसे आपका स्कल हो गया, आपका चेस्ट हो गया, आपका वर्टिब्रा कॉलम हो गई, आपके मिड में है ना, बीच में। अपने आप को फील करो, खुद को देखो और फिर फील करो। ये आपका मिड हो गया तो आपका हेड आ गया मिड में, आपकी चेस्ट आ गई आपके मिड में, आपकी वर्टिब्रा कॉलम आ गई ना, सब कुछ आ गया। ये सब क्या होता है, हमारा एक्सियल स्केलेटल होता है, एक्सियल पार्ट होता है। कभी भी आपको एनाटॉमी में एक्सियल सुनने को मिले तो मतलब सेंटर की बात हो रही है, और कभी भी आपको पेडिकुलर सुनने को मिले तो मतलब आपकी पेरिफेरी, इनकी बात हो रही है। तो पेरिफेरल सिस्टम आपका ये है, जैसे आपकी शोल्डर हो गई, ठीक है। ये आपका शोल्डर हो गया, ये आपके आर्म्स हो गए, आपके हैंड्स हो गए, आपके लेग्स हो गए, आपके फीट हो गए, आपके पैल्विक हो गया, ये पैल्विक रीजन, ठीक है। ये पैल्विक रीजन हो गया, ये आपके हैंड्स हो गए, आपके फीट हो गए, आपके लेग्स हो गए। ये सब कुछ क्या आपका अपेंडिकुलर पार्ट है। ये सब क्या है, पेंडिकुलर पार्ट है। जो बीच वाला क्या है आपका एक्सियल पार्ट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, हमारी बॉडी में कुछ कैविटीज होती हैं। कैविटीज क्या होता है, कोई भी ऐसा खाली रीजन, ठीक है, कोई भी ऐसे एम्प्टी स्पेस जहाँ पे हमारे ऑर्गन्स लाई करते हैं, जहाँ पे हमारे ऑर्गन रहते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसे, जैसे हम बकेट की बात करते हैं, अब हम पानी रखना है तो हम खाली बकेट देखते हैं ना, जहाँ पे खाली स्पेस है वहाँ पे पानी रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो खाली है। वैसे ही हमारी बॉडी में कुछ कैविटीज़ होती है, कुछ खाली स्पेसेस होते हैं, उनको कैविटीज़ बोलते हैं, जहाँ पे हमारी ऑर्गन रहते हैं, जहाँ पे हमारे ऑर्गन लाई करते हैं। तो हमारी बॉडी में एक वेंट्रल होता है, एक डॉर्सल होता है, ठीक है। एक वेंट्रल होता है, एक डॉर्सल होता है। मैं पिक्स में तुम्हें दिखाती हूँ, तुम्हें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा पिक्स में, ठीक है। तो ये अगर हम बात करते हैं डॉर्सल की, तो जैसे मैंने बताया एक्सियल बीच का है, वैसे याद रखना है आपको। एनाटॉमी में यही है, बीच और दूर, आगे या पीछे, ठीक है। तो डॉर्सल जो भी चीज़ें ऑर्गन हमारी पीछे रहती है ना, पीछे वाली कैविटी में, उनको हम डॉर्सल बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे आगे वाली कैविटी में रहता है उसको हम वेंट्रल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम याद रखेंगे ऐसे, जो भी हमारे बैक में है, जो भी हमारे बैक में है, जो भी हमारे फ्रंट में है, जो भी क्या है हमारे फ्रंट में है, जो हमारे बैक में है और जो हमारे
फ्रंट पे है, ऐसे इनको याद रखना है आपने, ठीक है। तो बैक में हमारा क्या क्या आता है, एक आती है हमारी क्रेनियल कैविटी, एक आती है हमारी स्पाइनल कैविटी, एक आती है हमारी क्रेनियल। आपको मेडिकल में क्रेनियल कहीं पे भी सुनने को मिले तो आप समझ जाना ब्रेन की बात हो रही, ठीक है, क्रेनियल ब्रेन की बात हो रही। तो क्रेनियल कैविटी में हमेशा हमारा ब्रेन रहता है, स्पाइनल कैविटी में हमारी स्पाइन रहती है। क्लियर हो गया। दो कैविटीज़ हमारी बेसिकली, हमारी जो डॉर्सल है उसके अंदर दो कैविटी आती है, एक आपकी आती है क्रेनियल कैविटी, एक आती है आपकी स्पाइनल कैविटी। क्रेनियल कैविटी जिसके अंदर आपका ब्रेन रहता है, के अंदर आपका ब्रेन रहता है। और अगर हम बात करते हैं स्पाइनल की, तो जिसके अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड रहती है। इसके अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड रहती है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमारी बॉडी में टू टाइप्स की कैविटीज़ होती है, एक डॉर्सल होती है, एक वेंट्रल होती है। डॉर्सल मतलब जिसमें बैक वाली चीज़ें रहती हैं, जैसे हमारी क्रेनियल कैविटी, स्पाइनल कैविटी। क्रेनियल के अंदर हमारा ब्रेन रहता है, स्पाइनल के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड रहती है। अब बात करते हैं हम वेंट्रल की। वेंट्रल मतलब आगे से, जिसमें हमारी थोरेसिक कैविटी आती है, एब्डोमिनल कैविटी आती है, ठीक है। उसके बाद हमारी पैल्विक कैविटी आती है। ये आपकी रहेगी थोरेसिक कैविटी, ठीक है, ये आपका पूरा थोरेसिक कैविटी होता है। ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी होती है, ये जो नीचे वाली है आपकी पैल्विक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में बेसिकली आपका क्या आते हैं, लंग्स आते हैं, आपका हार्ट आते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, लाइक हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, ये सारे किस में आते हैं, हमारे एब्डोमिनल कैविटी में आते हैं। फिर हमारा पैल्विक कैविटी जिसमें हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव, वो किस में आते हैं, हमारे सारे पैल्विक कैविटी में, ठीक है। तो वह वेंट्रल में हमारी तीन कैविटी आती है बेसिकली, एक थोरेसिक कैविटी आती है, दूसरा आपका एब्डोमिनल कैविटी आती है, तीसरा आपका पैल्विक कैविटी। कैविटी समझ में आ गई। कैविटी हमारी टू टाइप्स की होती है, डॉर्सल कैविटी और वेंट्रल कैविटी। डॉर्सल के अंदर हमारा ब्रेन आता है, जिसको हम क्रेनियल कैविटी के अंदर आता है। स्पाइनल कैविटी के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड आती है। आगे की बात करते हैं थोरेसिक कैविटी, जिससे हमारा हार्ट आता है, हमारे लंग्स आते हैं थोरेसिक कैविटी में। उसके बाद हमारी पैल्विक, और जो हमारे पैल्विक है उसमें हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं। जो हमारे एब्डोमिनल, जितने भी हमारे एब्डोमिनल डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स आते हैं, वो सब आते हैं। क्लियर होगी कैविटी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सब पढ़ेंगे टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट, ठीक है। कुछ हमारी बॉडी के मूवमेंट होते हैं, उसको भी एनाटॉमिकल टर्म्स में हम कुछ और बोलते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ फ्लैक्शन की, ठीक है, ये हमारी बॉडी में इस टाइप से अगर कोई चीज़ होती है ना, तो उसको हम फ्लैक्शन बोलते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसे हो रही है ना, ऐसे, को हम फ्लैक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे भी दिख रहा होगा ना, ये देखो, ये तुम्हारा पैर था, ऐसे फ्लैक्शन पीछे गया। ये हाथ है, ये मेरा हाथ है, ऐसे अगर ऐसे कोई चीज़ हो रही है तो वो क्या है, फ्लैक्शन है, ठीक है। अगर दूसरी हम बात करते हैं, ये एक्सटेंशन है, ठीक है। अगर कोई मेरी चीज़ ऐसे हो रही है, ठीक है, ऐसे मैं हो रही हूँ, तो वो क्या है, एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंड करना ना, हम बोलते हैं ये एक्सटेंशन है, ये फ्लैक्शन है। ये समझना, ये फ्लैक्शन है, ये एक्सटेंशन है। क्लियर हो गया, ये फ्लैक्शन, ये एक्सटेंशन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला, हमारी बॉडी में होता है अबडक्शन और एडक्शन। ये आपको कैसे रखना है, अडक्शन से याद रखना है। ये जो एडक्शन है, एडक्शन मतलब कोई भी चीज़ ऐड होना, ऐड होना हम याद करते हैं ना, हम बोलते हैं एडिक्शन मतलब ऐड होना। तो एडिक्शन मतलब ऐसे कोई भी चीज़ ऐड हो रही है, दिख रहा है, ये तुम्हारा हाथ था और ये अंदर की तरफ जा रहा है, ऐड हो रहा है। जैसे मेरे हाथ ये था, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, तो वो क्या है, एडिक्शन है, मतलब ऐड हो रहा है, ठीक है। अबडक्शन मतलब दूर जाना, कोई भी चीज़ ऐसे होना। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये आपका अबडक्शन है, दूर जा रही है चीज़। ये आपका एडिक्शन है, ऐड हो रहा है। आपको सिंपल, कभी भी एडिक्शन आए तो ऐड से, ऐड मतलब कोई भी चीज़ अंदर ऐड होगी ना, ऐसे तो नहीं जाएगी। एडिक्शन मतलब कोई भी चीज़ बाहर जा रही, ठीक है। उसके बाद हमने बोला सरकमस्टेंसेस, मतलब कोई भी चीज़ ऐसे घुमाना, ऐसे भी कोई चीज़ ऐसे 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 करना ना, सरकम मतलब सर्कल बनाना। सरकमस्टेंसेस मतलब ऐसे, इस चीज़ को मैं अगर ऐसे ऐसे घुमा रही हूँ तो ये क्या है, सरकमस्टेंसेस है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हमने बोला रोटेशन। रोटेशन मतलब ऐसे ऐसे रोटेट करना कोई भी चीज़। अगर मैं रोटेट कर रही हूँ ना, हम बोलते हैं ना रोटेशन करो, तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो, तो कोई भी चीज़ को रोटेट करना, वो क्या होता है, रोटेशन होता है। जैसे आपको दिख रहा होगा ना, ऐसे ये रोटेट हो रहा है, ऐसे ऐसे, मैं ऐसे हुई तो ये रोटेट हुआ। पहले मैं ऐसे थी, फिर मैंने अपना सर ऐसे किया, रोटेट हो गया। फिर मैंने ऐसे किया, रोटेट हो गया। फिर मैंने ऐसे किया, ये रोटेट हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, हम रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बोला लेटरल रोटेशन। लेटरल मतलब ये है, इसको मैंने ऐसे कर दिया तो ये क्या हो गया, लेटरल। मैं ऐसे थी, मैं ऐसे थी, मैंने ऐसे हो गया तो ये क्या हो गया, लेटरल रोटेशन। मेरा हाथ ऐसे था, मैंने ऐसे कर दिया तो ये क्या हो गया, लेटरल रोटेशन,
ठीक है। उसके बाद मीडियल रोटेशन मतलब कि लेटरल में मैं थी, मैं ऐसे थी ना, ये ऐसे लेटरल पे थी, और जब मैं ऐसे आ गई तो वो क्या हो गया, मीडियल रोटेशन। ठीक है। उसके बाद हमने देखा फ्लैक्शन और एक्सटेंशन हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, मुझे पता है तुम्हें थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा। फ्लैक्शन में हमने क्या बोला, कोई भी चीज़ ऐसे हो रही है फ्लैक्शन हो रही है, फ्लैक्शन है। कोई भी चीज़ एक्सटेंड हो रही है, एक्सटेंशन है। कोई भी चीज़ ऐड हो रही है, एडेक्शन है। कोई भी चीज़ दूर जा रही है, एबडक्शन है। कोई भी चीज़ ऐसे घूम रही है, यह है सर्कमस्टांसेस। ठीक है। कोई भी चीज़ रोटेट हो रही है, मैं ऐसे हूँ, मैं पहले फिर ऐसे हुई, फिर मैं ऐसे हुई, फिर मैं ऐसे हुई, मैं रोटेट हुई ना, हर जगह पे रोटेट हुई, ये रोटेशन है। लेटरल रोटेशन मतलब मैं मीडियन पे खड़ी हूँ और मैं ऐसे हो गई, ये मेरा लेटरल हो गया, तो ये लेटरल रोटेशन है। अगर मैं लेटरल पे हूँ, मैं मीडियन पे आ गई, तो ये क्या है, मीडियल रोटेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे चलते हैं। फिर हमारी कुछ आती है एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, ये भी मैं पिक्चर से आपको दिखाऊंगी एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोन पोजीशन की। हम जैसे लेटते ना घर पे, सीधा लेटा है, उल्टा लेटा है, टेढ़ा लेटा है, इधर लेटा है, तो इसको हम ना मेडिकल में कुछ और बोलते हैं, एनाटॉमिकल टर्म्स कुछ और होते हैं इनके। जब आप एनाटॉमिकल पढ़ोगे, जब आप पोस्टिंग पे जाओगे, आप हॉस्पिटल जाओगे, वहाँ पे आपको पूछेंगे पेशेंट की कौन सी पोजीशन है, तो आपको पता होना चाहिए सुपाइन है, प्रोन है। तो सबसे पहले हमारी आती है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन मतलब उल्टा लेटना। अगर मैं ऐसे लेटी हूँ ना, ऐसे ऐसे करके, तो मतलब क्या है, प्रोन पोजीशन है। अगर मेरी बैक की कोई सर्जरी होनी है, मेरे बैक में कुछ होना है, उस पोजीशन को हम बोलते हैं प्रोन पोजीशन। देख रहा है ना, पेशेंट अपने बैक पे लेटा हुआ है, अगर उसका बैक हमें दिख रहा है, फ्रंट नहीं दिख रहा है, दैट इज योर प्रोन पोजीशन। ये है आपकी प्रोन पोजीशन। अगर मैं इस तरीके से लेटी हूँ तो वो क्या है, प्रोन पोजीशन है। ओके। उसके बाद मैंने बोला सुपाइन पोजीशन। सुपाइन मतलब सीधा, सुपाइन से याद रखना, सीधा। अगर मैं ऐसे सीधे लेटी हुई इस तरीके से, उसको हम बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। पेशेंट दिख रहा है ना, सीधा लेटा हुआ है, मतलब जो उसका फ्रंट है वो हमें विजिबल है, उसकी बैक हमें विजिबल नहीं है। जब हमें फ्रंट विजिबल है, बैक विजिबल नहीं है, दैट इज योर सुपाइन पोजीशन। बट अगर हमें प्रोन पोजीशन में क्या है, आपका बैक विजिबल है बट आपकी फ्रंट विजिबल नहीं है, दैट इज योर प्रोन पोजीशन। ओके। उसके बाद हमने बोला ये आपकी साइड लेटरल। लेटरल मतलब ये वाला जो पोर्शन आपका होता है, इसको हम लेटरल बोलते हैं हमेशा। इस पोर्शन को हम लेटरल बोलते हैं। अगर वो राइट साइड लेटा है तो उसको हम राइट लेटरल बोलेंगे, अगर वो लेफ्ट साइड लेटा है तो उसको हम लेफ्ट लेटरल बोलेंगे। हम इसी पोजीशन में नॉर्मली जब हम सोते हैं रात को, हम इसी पोजीशन पे सोते हैं, इस तरीके से हम सोते हैं ना, तो वो क्या है, लेटरल पोजीशन है आपकी। ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको राइट लेटरल, क्योंकि उसका राइट साइड दिख रहा है, तो राइट लेटरल हो गई। अगर उसका लेफ्ट साइड दिख रहा है तो वो क्या है, लेफ्ट लेटरल है। आपको लेटरल याद रखना है, लेफ्ट राइट तो आपको पता चल जाएगा पेशेंट कैसे लेटा हुआ है। उसके बाद हमने देखा हमारी आती है फावलर पोजीशन। फावलर पोजीशन मेनली हम कार्डियक पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं, जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। अब पेशेंट इस तरीके से लेटा हुआ है तो उसकी रेस्पिरेटरी क्लियर नहीं है, अगर हम उसको इस तरीके से बिठा देंगे तो उसको सांस लेने में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फावलर पोजीशन क्या है, हाफ हाफ बैठे हो, हाफ लेटे हो, दैट इज योर फावलर पोजीशन। ओके। इसमें हम कार्डियक टेबल भी यूज़ करते हैं कि आप हाफ बैठे हुए, जब आप फ़ोन चलाते हो टक 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 टक, तो आप क्या करते हो, हाफ बैठे होते हो, हाफ लेटे होते हो इस तरीके से, तो वो आपकी क्या है, फावलर पोजीशन है। दैट इज योर टेंडर ब्रग पोजीशन। टेंडर ब्रग पोजीशन क्या है कि आपका जो हेड है वो थोड़ा सा क्या है, लाई है, इस तरीके से नीचे है, और जो आपके फुट है वो थोड़ा अप करे हुए, पैर आपके अप हैं बट जो आपका हेड है वो क्या है, थोड़ा सा नीचे है, डाउन है। ठीक है। ये पोजीशन आपको दिख रही है ना, इसका हेड क्या है, डाउन है, और इसके जो फीट है वो क्या है, अप है, इस तरीके से ऊपर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडर बग पोजीशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके आती है लिथाटोमी पोजीशन। ठीक है। इसको हम लिथॉटमी भी बोलते हैं, लिथाटोमी भी बोलते हैं, वट एवर जो भी आपको कंफर्ट है वो आप बोल सकते हैं। लिथॉटमी पोजीशन क्या होती है, इस तरीके से जो आपके लेग्स हैं ना वो ऊपर रहते हैं। मोस्टली हम इसको जब जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, जब हम चाइल्ड बर्थ होता है उस टाइम पे, या फिर हमें कोई पैल्विक एग्जामिनेशन करना है, हमें कोई जेनाइटल एग्जामिनेशन करना है फीमेल का, उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं। जो लेग्स होते हैं ना, जो भी हमारा पेशेंट होगा उसके लेग्स क्या होंगे, अप होंगे, वो इस तरीके से लेटा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिथॉटमी पोजीशन बोलते हैं। ठीक है। लिथॉटमी पोजीशन या लिथाटोमी, वटेवर जो तुम्हें सूट करता है वो बोल सकते हैं। ये सारी पोजीशन होती है। तो मैंने क्या बताया हमारी मेडिकल टर्म्स में, सुपाइन मतलब कोई पर्सन सीधा लेटा है, प्रोन मतलब पीछे से लेटा है, लेफ्ट लेटरल मतलब लेटरल पोजीशन पे लेटा है। उसके बाद हमने क्या बोलता है, फावलर पोजीशन मतलब वो आधा बैठा हुआ है, आधा लेटा हुआ है। उसके बाद टेंडर बैक पोजीशन में उसका जो हेड होगा वो डाउन होगा, जो उसके पैर होंगे वो अप होंगे इस तरीके से।
लिथोटॉमी पोजीशन में क्या होता है, जो लेडी होती है, जो पेशेंट होता है, उसके पैर हम अप कर देते हैं। अब क्यों? क्योंकि इसका पैल्विक रीजन यहाँ से दिख रहा है, तो हम पैल्विक एग्जामिनेशन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ एनाटॉमिकल प्लेन्स होते हैं। अब आप बोलेंगे मैम प्लेन्स क्या है? वो प्लेन उड़ने वाला प्लेन नहीं है। प्लेन्स मतलब एनाटॉमी में हम जब बॉडी को कट करते हैं, जब हम किसी पर्सन की बॉडी को कट कर रहे हैं या किसी ह्यूमन बॉडी को हम कट कर रहे हैं, उसको किस तरीके से कट करते हैं उसको हम प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, उसको हम कोरोनल प्लेन्स बोलते हैं, सजाइटल प्लेन्स बोलते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका आता है मतलब किसी भी बॉडी का सेक्शन करना, किसी भी बॉडी को दो पार्ट में काटना, उसको हम प्लेन्स बोलते हैं। अब हम उसको लेफ्ट काट रहे हैं, राइट काट रहे हैं, या फिर उसको फ्रंट में काट रहे हैं, बैक में काट रहे हैं, डिपेंड करता है, का नाम अलग अलग है। सबसे पहला हमारा आता है कोरोनल प्लेन। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा कोरोनल प्लेन, जिसको हम फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं। अब इसमें हम बॉडी को कैसे काटते हैं? कोरोनल से याद रखना क्राउन। क्राउन हम कहाँ पे पहनते हैं? इस एरिया पे हम क्राउन पहनते हैं। तो इसको हम कैसे काटेंगे? इधर से बीच से, मैं इस तरीके से हूँ तो ऐसे बीच से काटेंगे, मेरा आगा फ्रंटल आगे पार्ट जाएगा और पीछे जाएगा, तो हम इसको एंटीरियर और पोस्टीरियर में कट करते हैं। मतलब आधा पार्ट मेरा आधा आएगा, आधा मेरा पीछे जाएगा। मतलब क्राउन जो एरिया है ना मेरा, इस तरीके से यहाँ से अगर मैं अपनी बॉडी को यहाँ से ऐसे कट कर रही हूँ, आधा मेरा इंटीरियर जा रहा है, आधा मेरा पोस्टीरियर जा रहा है, उस पोजीशन को हम बोलते हैं कोरोनल प्लेन। ठीक है, जब भी आप हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे अगर पेशेंट को हम इस तरीके से कट कर रहे हैं या फिर किसी भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को हम ऐसे कट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कोरोनल प्लेन, जहाँ पे हम एंटीरियर और पोस्टीरियर कट करते हैं। इसको हम कैसे कट करते हैं? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है? सजाइटल प्लेन आता है। सजाइटल प्लेन में हम बॉडी को कैसे कट करते हैं? लेफ्ट और राइट में। मतलब अभी तो मैं ऐसे कट कर रही थी, अब मैं ऐसे करूंगी, ये दिख रहा है ना, जैसे मेरी मांग दिख रही है ना, तो मैं ऐसी बॉडी को कट करूंगी तो दो हिस्से में जाएगी, आधा इधर आधा इधर। तो लेफ्ट और राइट में जब हम कट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सजाइटल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, ये दिख रहा होगा, अभी मैं आपको पिक्चर्स में दिखाऊंगी कैसे है। कि आपको इसको हम कट करते हैं लेफ्ट एंड राइट में। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट में कट करते हैं। अब ये टू टाइप्स का होता है, एक होता है मिड सजाइटल, एक होता है पैरा सजाइटल। ठीक है, एक आप क्या क्या है, ये वाला देखो, ये है मिड सजाइटल मीडियल प्लेन। ठीक है, एक आपका होता है पैरा सजाइटल। पैरा मतलब जब हम अनइक्वली कट करते हैं, मतलब बॉडी को हमने कट तो करा बट वो क्या हुई, या तो लेफ्ट में ज़्यादा आ गई या फिर राइट में ज़्यादा आ गई। इक्वल कुछ नहीं है, अनइक्वली जब हम बॉडी को लेफ्ट राइट में कट कर रहे हैं उसको हम पैरा मिड सजाइटल बोलते हैं। जिसको हम मिड सजाइटल, जिसको हम इक्वली कट कर रहे हैं, इक्वली मतलब लेफ्ट भी उतना ही होना चाहिए, राइट भी उतना ही होना चाहिए, दोनों इक्वल, जब हम इक्वली कट करते हैं उसको हम मिड सजाइटल बोलते हैं। जब हम पैरा मिड सजाइटल में क्या होता है, जब हम अनइक्वल करते हैं, या तो लेफ्ट ज़्यादा हो जाएगा या फिर राइट ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हमने बोला ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मीन्स क्या होता है? बीच में से कट करना। अगर मैं अपनी बॉडी को ये बीच में से कट कर रही हूँ, या तो मेरा ऊपर ज़्यादा है या नीचे ज़्यादा है, मतलब जब मैं क्या कर रही हूँ अपनी बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियरली कट कर रही हूँ, उसको हम ट्रांसवर्स बोलते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, कोरोनल में हम कैसे करते हैं? एंटीरियर और पोस्टीरियर। सजाइटल में हम कैसे करते हैं? लेफ्ट और राइट। ट्रांसफर में हम कैसे करते हैं? सुपीरियर और इन्फीरियर, ऊपर और नीचे, इस तरीके से बीच में जो कट होता है, ये देखो। ठीक है, ये जो कट हो रहा है तो हम कैसे कट करते हैं? सुपीरियर एंड इन्फीरियर। ये देखो, ये ट्रांसवर्स है, ये देखो बेब, इसका जो पार्ट है, आधा पार्ट ऊपर गया हुआ, आधा पार्ट नीचे गया हुआ। ये वाला पार्ट जो है इतना ऊपर गया इतना नीचे गया, मतलब आधा हमने अपर कर दिया, आधा हमने लोअर कर दिया। उसके बाद कोरोनल को हमने कैसे काटा? ये दिख रहा है ना, कोरोनल, ये बीच से आधा पोस्टीरियर चला गया, आधा इंटीरियर चला गया। ये वाला जो एरिया है ये पोस्टीरियर चला गया, ये वाला एरिया जो है वो इंटीरियर चला गया। उसके बाद जब हमने सजाइटल की बात करी तो सजाइटल को हमने ऐसे काटा, इस तरीके से, इधर से बीच में आधा लेफ्ट चला गया, आधा राइट चला गया। इस तरीके से हम एनाटॉमिकल कट करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल प्लेन्स बोलते हैं। कि बॉडी का हम सेक्शन कैसे कर रहे हैं, बॉडी को कट कैसे कर रहे हैं, कहाँ पे, जब भी हम मेडिकल में जाते हैं या फिर जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं, तो एनाटॉमी में हम बॉडी को कैसे कट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल टर्म्स बोलते हैं। ओके, या तो हम सजाइटली कट करेंगे या हम कोरोनली कट करेंगे, जिसको हम फ्रंटल भी बोलते हैं। अगर आपके एग्जाम में फ्रंटल लिख के आए तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, हम कोरोनल को ही फ्रंटल भी बोलते हैं।
बोलते हैं। दूसरा आपका ट्रांसफर्स हम ऐसे काटते हैं, या तो सुपीरियर जाएगा या इन्फीरियर जाएगा। क्लियर हो गया? ये आपके क्या थे, कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स थे। ठीक है, तो बेटा लेक्चर आज का ख़त्म हो गया है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, कुछ हमने एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़े, कुछ हमने एनाटॉमी की डेफिनेशन देखी, फिजियोलॉजी क्या होती है, एनाटॉमी क्या होती है, सब हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो था हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद देखा आपने कि हमारी बॉडी कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, फिर हमने देखा सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। फिर हमने कुछ पोजीशंस के बारे में पढ़ा था। फिर हमने कुछ कैविटीज के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ प्लेन्स पढ़े थे। फिर हमने कुछ डायरेक्शनल टर्म्स पढ़े थे। ठीक है, सारा कुछ आज के लेक्चर में हमने पढ़ा था, जो भी बेसिक था एनाटॉमी का। एनाटॉमी में जो भी बेसिक चीज़ें आती है वो सब हमने आज के लेक्चर में देखा कि क्या क्या चीज़ें एनाटॉमी में कवर होती हैं, कितने सिस्टम आते हैं, क्या टर्म्स होते हैं जिनसे आपको बोलना है। बिकॉज आपको जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, कभी आपको सुपीरियर आ गया तो आपको सुपीरियर का मीनिंग पता होना चाहिए। जब फंडामेंटल पढ़ेंगे वहाँ आपकी पोजिशंस आएंगी, तो वो आपको पोजिशंस पता होनी चाहिए कि किस पोजिशन को क्या बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में कवर करी। हम आज का कुछ देख लेते हैं। होमवर्क क्या है आपका। देखो बेटा, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होंगे, तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में हमेशा आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। मैं जब भी लेक्चर ख़त्म होगा उसके बाद 3 क्वेश्चंस आपको डेली दूंगी, वो आपको लेक्चर पढ़ना है, उसके बाद उन तीनों क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है आज का, डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन है आपका, डिफाइन प्लेन्स विथ डायग्राम। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो आप करेंगे वो है आपका, डिफाइन होमियोस्टेसिस। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपने लिखने हैं, पहले आपने लेक्चर देखने हैं, नोट्स बनाने, उसके बाद ये तीनों क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। बिकॉज आप अभी से अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये आप जब आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ लेक्चर पढ़ा, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी बता रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करने। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगे वहाँ पे आ सकते हैं और आपको ये लिखने हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, जब आपका एग्ज़ाम होगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आपको सब चीज़ तो आता होगा, आपको सारी चीज़ें आती होगी, आपको एग्ज़ाम लिखना भी आ जाएगा, आपको एग्ज़ाम आएगा तो आपको पता रहेगा कि कैसे क्वेश्चंस हमें अटैम्प्ट करने हैं, कैसे क्वेश्चंस हमें लिखने हैं। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे आगे। ओके, थैंक यू।